हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आई एम प्रिंस जैन। टुडे हम थ्रोम्बोसिस पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोम्बोसिस? सिंपल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉट और थ्रोम्बस। कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है या एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है जिस एरिया में, या उस एरिया में हाइपरकोगुलेबिलिटी है। ये थ्री फैक्टर्स को वर्जियोट्राइड कहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली भी और कंबाइंडली भी थ्रोम्बोसिस को कॉज करते हैं। इंडिपेंडेंटली अगर बात करूँ तो एंडोथेलियल इंजरी ये थ्रोम्बोसिस कॉज करती है। कैसे? एंडोथेलियल इंजरी पहले कैसे हो सकती है? देखिए, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, स्मोकिंग, इन्फ्लेमेशन, बहुत सारे कॉजेस हैं। अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। इन सब कॉज की वजह से एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी होती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अब हमें यहाँ देखना है कि जिस साइड पर एंडोथेलियल इंजरी हो रही है वहाँ पर ऑब्वियसली ब्लड फ्लो भी एबनॉर्मल होगा, नॉर्मल तो होगा नहीं। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा तो उस एरिया में, उस साइड पर हाइपरकोगुलेबिलिटी होगी, एंड ये तीनों फैक्टर कंबाइंडली थ्रोम्बोसिस कॉज करें। इंडिपेंडेंटली भी अगर ब्लड फ्लो एबनॉर्मल होता है किसी साइड पर तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है। कैसे? देखिए गाइस, अभी आगे हम देखने वाले हैं, बट फिर भी आप अभी यहाँ देखिए। नॉर्मली हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो जो होता है वो लेमिनार होता है। लेमिनार मतलब प्लेटलेट्स, कोगुलेशन फैक्टर सभी नॉर्मली सेंटर एरिया में आपको ब्लड वेसल में फ्लो होते हुए देखेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हमें किन पेशेंट्स में देखने को मिलता है? एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल नैरोइंग के पेशेंट्स में, उनमें ब्लड फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंस होता है। किसी पेशेंट में आर्टेरियल फिब्रिलेशन है, या कोई पेशेंट बहुत वक्त से बेड रेस्ट पे, उन पेशेंट्स में ब्लड फ्लो स्टेसिस हो जाएगा, और ये दोनों ही कंडीशन में एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा उन ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। हाइपरकोगुलेबिलिटी किसी पेशेंट में किन किन डिजीज में हो सकती है? फैक्टर फिफ्थ लेडेन म्यूटेशन, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें क्या होता है? फैक्टर फिफ्थ का म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपरकोगुलेबिलिटी कॉज करता है। ये एक तरीके से इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अगर हम एक्वायर्ड डिसऑर्डर में देखें तो डिसेमिनेटेड कैंसर्स में भी हाइपरकोगुलेबिलिटी देखने को मिलती है। डिसेमिनेटेड कैंसर में क्या होता है ऐसा कि हाइपरकोगुलेबिलिटी हो रही है? सी गाइस, कैंसर में हमें पता है बहुत ही ज़्यादा ट्यूमर प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्यूमर सेल्स होते हैं, और ट्यूमर सेल्स जो है प्रोकोगुलेंट प्रोड्यूस करते हैं। प्रोकोगुलेंट क्या करते हैं? क्लॉटिंग करते हैं, कोगुलम फॉर्म करते हैं, कोगुलेंट कैस्केड को स्टिमुलेट करते हैं। सो प्रोकोगुलेंट कहाँ से निकलेंगे? ट्यूमर सेल्स से। कैंसर में बहुत सारे ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ट्यूमर सेल्स बहुत सारा प्रोकोगुलेंट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हाइपरकोगुलेबिलिटी होगी। अब ये तीनों फैक्टर्स की वजह से हमें बॉडी में थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी। Now we will move on to the understand the factors that will inhibit or that will limit coagulation. हमने बहुत सारी अभी तक क्लॉटिंग करवा ली है, कोगुलेशन देख लिया है। अब हमें कुछ फैक्टर्स को समझना है जो कि कोगुलेशन को रोकेंगे। गाइस, बॉडी में ये फैक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई साइड पे कोगुलेशन हो रहा है और उस साइड पर एक्सेसिव कोगुलेशन हो गया तो क्या होगा? बहुत सारा थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी वहाँ पे, तो ब्लड फ्लो अफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो हमें एक्सेसिव क्लॉटिंग को रोकना है। अगर किसी साइड पे क्लॉटिंग हो गई है, अब वहाँ क्लॉट का कोई यूज़ नहीं है, तो वहाँ से हमें क्लॉट को भी रिमूव करना है, थ्रोम्बस को रिमूव करना है। तो उसके लिए बॉडी में फिजियोलॉजिकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है, थ्रोम्बोमोडुलिन है। ये फैक्टर्स कोगुलेशन को लिमिट करेंगे, इनहिबिट करेंगे। चलिए डिटेल में समझते हैं। फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे का अगर एक्टिवेशन होगा, नाम ही सजेस्ट कर रहा है फाइब्रिनोलाइटिक, यानी कि फाइब्रिन का ब्रेकडाउन होगा। फाइब्रिन का ब्रेकडाउन होगा गाइस, तो आप जानते हैं फाइब्रिन एक परमानेंट प्लग फॉर्म करता था क्लॉटिंग में। अगर फाइब्रिन डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा उस साइड से क्लॉट जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे कैसे होगा? प्लाज्मिनोजन, ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में ब्लड में प्रेजेंट होता है। इट इज अ इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ प्लाज्मिन।
इसको एक्टिवेट कौन करेगा? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड फैक्टर 12 इसको स्टिमुलेट करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन देन विल गो टू ब्रेक डाउन फाइब्रिन, फाइब्रिन को जाके वो ब्रेक डाउन कर देगा। अभी टिश्यू प्लाज्मिनोजन फैक्टर एक्टिवेटर्स जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं? एंडोथेलियम से। कितना अच्छा है, जिस साइड पर एंडोथेलियम इंजरी हुई है वहाँ पे एक्सेसिव क्लॉटिंग को रोकना है तो उसकी एडजेसेंट एंडोथेलियम सेल्स जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को रिलीज करेगी ताकि एक्सेसिव क्लॉटिंग ना हो सके। देन एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, गाइज ये सर्कुलेटिंग इनिबिटर है, ब्लड में आपको सर्कुलेट होते हुए नॉर्मली कंडीशन में दिखेगा पेशेंट्स में, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को इनिबिट करता है नॉर्मल साइट पे या नॉर्मल सेल पे। थ्रोम्बोमोल्डिलिन, थ्रोम्बोमोल्डिलिन का फंक्शन क्या है? ये ब्लड में प्रेजेंट जिस भी साइट पर हमें सेल इंजुरी देखने को मिलती है, जिस भी साइट पर सेल इंजुरी होती है वहाँ पर थ्रोम्बिन रिलीज होता है। अब उस थ्रोम्बिन क्या कॉज करता है वहाँ पर उस साइट पर सेल इंजुरी की? कोगुलेशन। अब हमें उस कोगुलेशन को एक्सेस होने से रोकना है, ज़्यादा कोगुलेशन होने से रोकना है कि ज़्यादा उस साइट पर कोगुलेशन ना हो। तो थ्रोम्बोमोल्डिलिन जो रिलीज होगा वो थ्रोम्बिन से बाइंड होगा। आफ्टर बाइंडिंग विद थ्रोम्बिन इट इनिबिट्स थ्रोम्बिन, जिसकी वजह से एंटी कोगुलेंट इफेक्ट वहाँ पे दिखेगा। चलिए हमने यहाँ पर फैक्टर्स को समझ लिया, कौन कौन से फैक्टर्स कोगुलेशन को रोकेंगे। अब हम समझते हैं एंडोथेलियम। कब से हम एंडोथेलियम पढ़े जा रहे हैं? अब हमें एंडोथेलियम सेल्स को डिटेल में देखना है। अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे तो हमें आगे जेनेटिक एक्वायर्ड डिजीज बहुत इजीली समझ में आएगी। एंडोथेलियम सेल्स गाइस बॉडी में बोथ इफेक्ट्स, प्रोथ्रोम्बोटिक एंड एंटी थ्रोम्बोटिक, दोनों इफेक्ट शो करते हैं। मतलब एंडोथेलियम बॉडी में हीरो भी है और विलेन भी है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट तो हम अभी तक देखते हुए हैं कि क्लॉटिंग कैसे होती है, क्लॉटिंग थ्रोम्बस फॉर्मेशन में कैसे एंडोथेलियम सेल्स हेल्प करते हैं। अब हमें इनकी एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज को देखना है। चलिए देखते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोथेलियम। सबसे पहला है प्लेटलेट इनहिबिटर। प्लेटलेट इनहिबिटर इफेक्ट से हमें समझ में आता है कि एंडोथेलियम सेल्स कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करेंगे जो कि प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन और एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देगा। होना भी चाहिए। अगर गाइस ऐसा ना हो, नॉर्मली अगर एंडोथेलियम कुछ इन फैक्टर्स को रिलीज ना करे तो हमारी बॉडी में नॉर्मल साइट्स पे, नॉर्मल ब्लड वेसल्स में भी क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन और एग्रीगेशन हो जाएगा। बैंड बच जाएगी गाइस। अगर ऐसा हो गया हमारी बॉडी में तो हमारी बैंड बच जाएगी ऑब्वियसली। सो ऐसा क्यों नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में? क्योंकि नॉर्मली एंडोथेलियम बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इनको रिलीज करता है। इन फैक्टर्स के रिलीज होने से क्या होता है? देयर विल बी द इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन इन द नॉर्मल कंडीशन। चलिए आगे समझते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज में और क्या एंटी कोगुलेंट इफेक्ट। आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज अपने बॉडी के हर एक एंडोथेलियम सेल्स को थैंक्स बोल देना। इन्हीं एंडोथेलियम सेल्स की वजह से आपकी बॉडी में कहीं पर भी नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट का एक्टिवेशन और एग्रीगेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हम सेफ है, नहीं तो हमारी पूरी बॉडी में क्लॉटिंग हो जाएगी। एंडोथेलियम एंटीकोगुलेंट इफेक्ट भी शो करती है, पर ये कब शो करती है? जब बॉडी में किसी साइट पर सेल इंजुरी होने के बाद वहाँ पे क्लॉट फॉर्म हुआ है। अब वो क्लॉट क्या हो रहा है? बहुत अपने साइज में इंक्रीज होते जा रहा है, वहाँ पे एक्सेसिव क्लॉटिंग होते जा रही है। अब हमें उस साइट पर एक्सेसिव क्लॉटिंग होने से रोकना है, या वहाँ जो क्लॉट बन गया है अब उसका वहाँ यूज नहीं है तो उस क्लॉट को भी हमें डिस्ट्रॉय करना है। अब वहाँ हमें ले दे के फाइनली क्लॉट फॉर्मेशन को रोकना है। तो वो कैसे होगा? क्लॉट फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हो रही है, कोगुलेशन फैक्टर बहुत सारे वहाँ एक्टिवेट है। अब हमें उन सभी एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर्स को रोकना है। एंडोथेलियम हमारी इसमें हेल्प करेगी। कैसे करेगी एंडोथेलियम सेल्स? ये थेलियम बहुत सारे फैक्टर्स को रिलीज करेगी। ये फैक्टर्स कोगुलेशन फैक्टर्स को और कोगुलेशन कैस्केड को इनहिबिट करेंगे। चलिए समझते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में यहाँ पे फैक्टर्स को मेंशन करा है। डिटेल में समझते हैं गाइस। थ्रोम्बोमोल्डिलिन बाइंड्स विद थ्रोम्बिन, व्हाट हैपन देन? थ्रोम्बिन विल गेट इनएक्टिवेटेड. This will help in anticoagulant effect. As thrombin are inactivated,
there will be no platelet activation and no activation coagulation factors occurs. So thrombin अगर एक्टिवेटेड रहता तो वो प्लेटलेट का एक्टिवेशन या कोगुलेशन फैक्टर का एक्टिवेशन करता, बट अब वो इनएक्टिवेट हो गया तो ये सब प्रोसेसेस नहीं होगी, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और फैक्टर्स क्या है? एंडोथेलियल प्रोटीन सी रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स एंडोथेलियम सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। इन रिसेप्टर से प्रोटीन सी जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ये आके बाइंड करेगा प्रोटीन सी। प्रोटीन सी की हेल्प कौन करेगा? प्रोटीन एस कोफैक्टर। रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फिर क्या करेगा? इट विल इनहिबिट फैक्टर 5th एंड 8th। दिस इज एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर्स, इनएक्टिवेटेड नहीं है। देखिए ना 5th A एंड 8th A लिखा है मैंने, नॉट 5th और 8th। एक्टिवेटेड फैक्टर्स को हमें इनहिबिट करना है ताकि वो वहां पर और क्लॉटिंग या कोगुलेशन ना कर पाए। इन सब को देखकर थ्रोम्बिन भावुक हो गया, वो भी इनको स्टिमुलेट करेगा। थ्रोम्बिन स्टिमुलेट करेगा एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को। क्यों? यहाँ पे तो ये इनएक्टिवेट हो रहा है तो हमें एंटीकोगुलेंट इफेक्ट दे रहा है, दिख रहा है, बट यहाँ ये एक्टिवेटेड कंडीशन में इनको एक्टिवेट कर रहा है और स्टिमुलेट कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने गाइस पढ़ा है कि थ्रोम्बिन हैज बोथ प्रोकोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। ये देखिए हमने लेक्चर में देखा है कि थ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट का भी है और कोगुलेंट इफेक्ट का भी है। सेम एंडोथेलियम और थ्रोम्बिन दोनों फंक्शन शो करते हैं। जहां कोगुलेशन करवाना है वहां कोगुलेशन करवाएंगे, जहां कोगुलेशन को प्रिवेंट करना है वहां कोगुलेशन को प्रिवेंट करना है। चलिए हम वापस आते हैं, एंडोथेलियम के फैक्टर्स समझते हैं। थर्ड फैक्टर है हिपैरिन लाइक मॉलिक्यूल्स। बहुत ही अच्छे मॉलिक्यूल से ये क्या करते हैं, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, जो कि एक सर्कुलेटिंग इनहिबिटर है कोगुलेशन का। ये हमने देखा था, हमने यहाँ पे जब फैक्टर्स समझे थे, फैक्टर्स दैट लिमिट कोगुलेशन, हमने यहाँ मेंशन करा था एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। तो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड अगर एक्टिवेट होगा किसकी वजह से? हिपैरिन लाइक मॉलिक्यूल्स। कहाँ से रिलीज हो रहे हैं हिपैरिन लाइक मॉलिक्यूल्स? एंडोथेलियम से। तो इसके एक्टिवेशन से थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 9A, 10th, 11th एंड 12th, इन सभी फैक्टर्स का इनहिबिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन कोगुलेशन पाथवे इनहिबिट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिट होगा। नेम सजेस्ट कर रहा है हमें कि ये टिश्यू फैक्टर्स को इनहिबिट करने वाले हैं। क्या फ़ायदा होगा अगर टिश्यू फैक्टर को इनहिबिट कर? गाइस हमने पढ़ा था सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में, ये जो टिश्यू फैक्टर है यही फैक्टर 7 को स्टिमुलेट करता था, जिसकी वजह से कोगुलेशन पाथवे आगे स्टिमुलेट होता था और ये सब थ्रोम्बोसिस होती थी, कोगुलेशन होता था। अगर इस टिश्यू फैक्टर को ही हम अगर इनहिबिट कर दे, ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी नहीं, फाइब्रिन बनेगा ही नहीं, क्लॉटिंग होगी नहीं, कोगुलेशन पाथवे स्टार्ट ही नहीं होगा। सो हम यहाँ पर वही देखने वाले हैं, प्रोटीन सी। प्रोटीन सी एक टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, जो कि प्रोटीन एस के साथ बाइंड करेगा और वो इनहिबिट करेगा टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7A कॉम्प्लेक्सेस। ये सभी फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? ये सभी फैक्टर्स का एक ही फंक्शन है, कोगुलेशन पाथवे को इनहिबिट करना, कोगुलेशन को अपोज करना। ये गाइस हमने समझे हैं एंडोथेलियम के एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज, जिसमें कि हमने प्लेटेड इनहिबिटर इफेक्ट देखा एंड एंटी कोगुलेंट इफेक्ट।